सदन में जो भी यहाँ बैठा है उनके मन में ये बात तो जरूर होगी कि बच्चों के भविष्य के बारे में, कि उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए सभी को। मैं नहीं सोचता कि कोई भी ऐसा सदन में जो बैठा हो ऐसा नहीं सोचता होगा, लेकिन जो चर्चा हो रही है वो उस दृष्टिकोण से नहीं हो रही है कि किसी तरीके से शिक्षा में सुधार लाया जाए। और हो क्या रहा है कि अगर आप बच्चों की बात नहीं सुनोगे और तवज्जो नहीं दोगे तो निश्चित रूप से आप गलत रास्ते पे चल पड़ोगे। जो बच्चे यहाँ जंतर मंतर में थे, वो जो नीट पेपर लीक है वो तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था, वो कारण नहीं था। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बच्चों से बात की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता तो वो टारगेट हो जाएंगे। एक ने कहा वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, मुझे पीछे छोड़ दिया। मोदी जी टेक एक्शन टू सिक्योर द नेक्स्ट जनरेशंस फ्यूचर, वो पेपर लीक की बात नहीं कर रहे थे। एक ने कहा मैं नौकरी ढूंढता हूं तो 10,000 से मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे 10,000 से ज्यादा मिलता नहीं, मैं करूं क्या। एक और ने कहा दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट इज अबाउट द जॉब मार्केट। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं जो संतर मंतर में थे। पेपर लीक तो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था ना। फिर एक ने कहा रेजिग्नेशन इज नॉट एन एंड, इट्स द बिगिनिंग। वी हैवंट इवन स्क्रैच्ड द सर्फेस। The resignation we haven't even scratched the surface. His resignation is not an end, but only the beginning. The movement started by Gen Z must continue until every deserving student in this country gets an equal opportunity based purely on merit. ये ख्याल लाते बच्चों के। एक ने कहा the protest is no longer about one exam or a paper leak. It is about rebuilding trust in education and the recruitment system. तो बच्चों का ख्याल ये नहीं था कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, वो तो होगा। ये जो विधायक लाए हो ना, इसकी असम्पशन ही है कि पेपर लीक होगा। यस। तो नेचुरली तो ये इशू नहीं है देश के बच्चों के सामने। देश के बच्चों के सामने उनका भविष्य का इशू, उसके बारे में आप सोचती है। उसके बारे तो आप विधेयक को लाए नहीं। इस देश में सिचुएशन क्या है कि 1 लाख से ज्यादा तो सिंगल टीचर स्कूल है। कैसे भविष्य बनेगा उनका? 2 मिनट बोलने देंगे सर, 1 मिनट और कंप्लीट करें। बोलने मैं देखिए, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं, समय देखिए। देखो, और IITs, IIMs, आइसर्स में 28% 5-6% वैकेंसीज हैं। क्या होगा उच्च शिक्षा का? 26% वैकेंसीज एसोसिएट प्रोफेसर में हैं, 56%, 18% असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं। कैसे आप उच्च शिक्षा को सुधार कैसे लाओगे? इस पर प्रभाव तो बच्चों पे पड़ता है ना। फिर 5,400 वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटीज में, विच इज मोर देन 15%। 81% of India's children who are enrolled, 81% in higher education, they can't get a job. 40% of faculty positions in these universities remain vacant. Conclude now. मतलब कि आपके अध्यापक है नहीं, भविष्य बच्चों का है नहीं, और आप विधायक कह रहे हो पेपर लीक की, और बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक से कुछ नहीं होने वाला, सारे ढांचे को सुधारो। यही बात मैं कहना चाहता था, आपने मुझे अनुमति दी, बहुत बहुत थैंक यू। माननीय श्री संजय यादव। थैंक यू सभापति महोदय। सर, इस पूरी डिबेट को सुनने के बाद एक चीज लग रहा है कि सरकार ने युवाओं के सपनों और भविष्य को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसलिए छात्रों को ये ऐतिहासिक प्रोटेस्ट करना पड़ा और सरकार को भी झुकना पड़ा। महोदय, पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ इस सरकार ने लड़ाई की है और छात्र ये बात कभी नहीं भूलेंगे, और इसीलिए ही रीनीट करने वाली इस सरकार को कभी रिपीट भी नहीं करेंगे। महोदय, ये कोई ताली पिट्टू बिल नहीं है,
और इस बिल में ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको ज्यादा मेज थपथपाने की जरूरत पड़े। जैन जी के लोग पता है महोदय क्या कह रहे हैं? पहली बात तो इस बिल में केवल क्वांटम ऑफ सेंटेंस एंड अमाउंट ऑफ पनिशमेंट को बढ़ाने के अलावा कुछ नयापन नहीं है। और जैन जी के लोग आपको कह रहे हैं कि योर फादर इज नॉट माई फादर, आप तुम्हारा पिता मेरा पिता नहीं है। ये बिल पढ़ के बगुला भगत खुश हो सकते हैं, लेकिन जैन जी के लोग और छात्र खुश नहीं है। महोदय, छात्रों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन और दबाव के चलते हमारे सो कॉल्ड गोट पीएम ने फोमो के चलते 2 मिनट में ये मैगी बिल तैयार कराया है। जो 12 साल से जो काम नहीं हुआ वो काम आपको 2 मिनट में करना पड़ा और ये मैगी बिल बनाना पड़ा। क्यों महोदय? छात्र पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 12 साल में इस सरकार को पहली बार अपना जंतर मंतर पे एग्जाम देना पड़ा और उसमें भी ये फेल हो गए। 12 साल में जिन लोगों ने 12 मिनट भी एजुकेशन पे सकारात्मक चर्चा नहीं की, उनको आज रात के 12 बजे आकर इंस्टा मोड में 12 सेकंड की रील बनानी पड़ रही है और उन्हें कहना पड़ रहा है हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, थैंक यू। महोदय, इस सरकार ने समझा कि ये जो जैन जी है ये फ्लावर है, लेकिन जैन जी ने बता दिया अपने जोश, जुनून, जज्बे, साहस और संघर्ष के चलते इस सरकार को बता दिया कि वो फ्लावर नहीं फायर है। इस जैन जी में डेमोक्रेसी को लेकर फायर है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर फायर है, एजुकेशन को लेकर फायर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर फायर है और आपकी AK-47 और पैलेट गन को भी झेलने की फायर है। महोदय, आपने जो ये युवाओं पे इस सरकार ने AK-47 और पैलेट गन चलाई है, युवाओं याद रखना युवा उस पैलेट का बदला अपनी बैलेट से लेंगे। महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न एनटीए का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एनटीए का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत है। इसका ना तो सीएजी ऑडिट कर सकती, ना ही ये एनटीए संसद के प्रति जवाबदेह है। आप एनटीए को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे देंगे तो ये शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज से चलने वाली ये एनटीए एक गैर जिम्मेदार संस्था है जिसके हाथों में करोड़ों छात्रों का भविष्य है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हायर कर रहे हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है और 12 साल बाद आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कहां लूप होल्स है। लीकेज तो आपके सिस्टम में है और जिसके सिस्टम में ही लीकेज है वो पेपर लीक कहां से रोकेंगे? 152 पेपर लीक हुए हैं आपके शासन में। कितने लोगों को आपने सजा दिलाई अब तक? क्यों नहीं दिलाई? महोदय, आखिर में मैं यही कहूंगा, चूंकि रील जितना ही आपने टाइम दिया है 3 सेकंड का, ये हुक्मरान जो सो रहे हैं आंखें मूंद कर, इसकी वजह से हजारों बच्चे मर गए छत से कूद कर। थैंक यू महोदय। माननीय श्री रामदास आठवले जी। डिप्टी चेयरमैन सर, एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, बिल पर यहाँ चर्चा हो रही है। जो नौजवान छात्र है उस छात्र के जिंदगी का विचार करने वाली सरकार हमारी है। अपोजिशन वाले जो भी आरोप लगाना है लगाते रहो, जितना आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहोगे उतना हम आपको भगाते रहेंगे। आरोप लगाने की आदत तो होती है अपोजिशन में, तो आरोप लगाना ही चाहिए, इन सबको लगता है, लेकिन उसको लोकतंत्र नहीं बोलते हैं। जरूर सुझाव आपने देना चाहिए। नीट को फिट करने के लिए मोदी सरकार ने ये बिल लाया है। नीट को फिट करने के लिए मोदी सरकार ने बिल लाया है और उनकी मांगे पूरी होने के बाद छात्रों ने नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन का गीत गाया है। आप लोगों को मालूम नहीं है? छात्र खुश है, उनको भड़काने का प्रयत्न मत करो। हमने भी लाठी गोली खाई है,
हम जब आंदोलन करते थे तब हम भी बोलते थे कि लाठी गोली खाएंगे, फिर भी आगे जाएंगे, और हमारे ऊपर भी बहुत बार लाठियां चलाई गई है। हम भी लाठी नहीं खाते थे तो डेप्यूटी चेयरमैन सर हम इधर नहीं आते थे। लाठी खाने के लिए हम आगे बढ़ते थे। पुलिस का सामना हम करते थे, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस वालों की सरकार थी। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल तक हमने मोर्चे निकाले, हजारों मोर्चे निकाले थे। आखिर में बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम मिला, हमने सरकार का अभिनंदन किया था। तो मोदी जी जो है, मोदी जी ये जादूगर है। हम छात्रों के आंदोलन की तरफ मेरा पूरा ध्यान था। आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका से भारत आया था चुपके चुपके। अमेरिका से जो भारत आया था चुपके चुपके, उनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके मेरे समाज का है। अभिजीत दीपके अम्बेडकरवादी भी है। अभिजीत दीपके ये मतलब आंदोलन उन्होंने खड़ा के किया, विषय इंपॉर्टेंट था और सरकार ने उनकी मांगे पूरी की है। लाठी चार्ज तब होता है जब हम कोई पुलिस पर पत्थर मारते हैं। पार्लियामेंट का घेराव की घोषणा तो होती है, ठीक है, ये रेल भवन तक उनको आने का मौका दिया था। 25 दिन तक आंदोलन वहां करते थे, शांति से आंदोलन करते थे, किसी पुलिस ने लाठी नहीं चलाई थी। लेकिन जब मतलब यहां पार्लियामेंट की तरफ घुस कर आने का प्रयत्न हुआ तब पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। जरूर इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब इधर है, उत्तर देने वाले हैं। जरूर अगर कोई पुलिस वालों ने गलती की होगी तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पूरा देख रही थी। हमें मालूम था पूरे देश भर आंदोलन हो रहा है और सारा देश के लोग मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन की उनकी मांग थी। हमारे जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी बार बार उनके साथ बात कर रहे थे, पूरा ध्यान हमारा था। लेकिन आप लोगों को भड़काने के लिए जा रहे थे। आप वहां जाकर मतलब उनको चेतावनी देने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन वो छात्र जो थे उसमें कुछ छात्र घुस गए, जो हमारे अभिजीत दीपके के साथ जो छात्र थे उतना नहीं थे, और भी कोई मतलब उसमें छात्र थे। उन्होंने मतलब बैरिकेड तोड़कर इधर आने का प्रयत्न किया था, पार्लियामेंट की तरफ घुसने का प्रयत्न किया था। इसीलिए वहां जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। 25 दिन तक शांति से आंदोलन चल रहा था और सरकार पूरा ध्यान दे रही थी। सरकार ने पूरी मांगी उनकी मान्य कर दी है। और इसलिए ये बिल जो यहाँ लाया है, इस बिल जो लाया है मतलब नीट पेपर हुआ था लीक, नीट पेपर हुआ था लीक, और उस पर चर्चा करने का ये आया है हमारे ऊपर, ये चर्चा करने का ये है वीक। तो हम सब लोग मिलकर, जो हमारे छात्र है, नौजवान है, उन नौजवानों के पीछे हम लोग हैं। नौजवान हमारे नहीं रहते थे तो शायद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती थी। मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं आता था तो सरकार नहीं आती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ आया, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं आया था। मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है और इसीलिए इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। नौजवानों को भड़काने का प्रयत्न मत करो। सारे नौजवान हमारे साथ है, वो आने वाले चुनाव में भी हमारे साथ रहेंगे और 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और उस मंत्रिमंडल में मैं भी उसमें रहूंगा। थैंक यू। अब इसीलिए मतलब ठीक है बात है। तो इसीलिए बिल जो है बिल पर सुझाव दे दीजिए, दोबारा पेपर लीक ना हो उसके लिए आप सुझाव जरूर हम सुनेंगे और उसमें क्या परिवर्तन करना है उसके बारे में हमारी सरकार विचार करेगी। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। माननीय श्री सज्जाद अहमद किचलू जी। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। सर, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सर, यहाँ
ये जो अमेंडमेंट बिल पे यहाँ बहस हो रही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार अगर चाहे, अगर सरकार की नीयत साफ होगी तो ये पेपर लीक जो है एक दिन में ये बंद हो सकता है। और सरकार ये जानती है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो ये पेपर लीक पिछले 15 साल 18 साल से चला रही है। जनाबे वाला, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बिल जो हमने लाया है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। ये तो युवा जब सड़क पे आए और मजबूरी में सरकार को ये बिल लाना पड़ा। सर, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। मैं सरकार के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो नैरेटिव सेटअप हो रहा है कि किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने 3 काले कानून जो है वो वापस करवाए, उसके बाद लद्दाख में लोग सड़कों पे आए, एजिटेशन हुई और उन्होंने अपने मुतालबे जो है वो मनवाए। अब युवा जो है वो सड़कों पे आया और आज सरकार जो है ये बिल लेकर यहां आई है। इसका मतलब ये है कि कल को हम डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासत को बहाल किया जाए, और हम भी मजबूर हैं कि जहां से जम्मू कश्मीर के लोग जब तक ना हम सड़कों पे आएंगे, हमारा हक हमको नहीं मिलने वाला है। ये जो नैरेटिव है ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी। थैंक यू। सरकार को मुस्बत सोच रखनी होगी। जो विषय पर तभी जो है ये सारे सिलसिले जो है ये बंद हो जाएंगे। थैंक यू जनाबे वाला। थैंक यू। 1 मिनट, मैंने ऑलरेडी टाइम अधिक हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। नो मैंने बताया बहुत सारे स्पीकर है, प्लीज सर। मैं यहाँ पे हमारे लीडर ऑफ द हाउस जनाब नड्डा साहब, जिन्होंने जब एग्रीमेंट हुआ बच्चों के साथ, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में JKSSB का जो स्कैम हुआ था वो NC और कांग्रेस की सरकार थी। सर, वो स्कैम 2022 में हुआ। थैंक यू। और 2022 में वहां कोई NC सरकार नहीं थी, वहां LG सरकार थी। प्लीज, माननीय उज्जवल देवराव निकम जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। Thank you, Deputy Chairman, sir. प्लीज I rise to support. I rise to support wholeheartedly प्लीज। Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Act, Amendment Bill 2026. Sir, for more than 40 years, I am working as a special public prosecutor in the various sessions court in Maharashtra. And therefore, I am the person who is actually concerned with this bill, sir. My task was to see that those who commit the crime must be punished and those who are innocent must be scot-free. So I say with the conviction of my professional life that this bill is right, this bill is necessary, and this bill is a need of the time. But I am aware, sir, paper leak is not an ordinary theft. It is a murder of merits, I would say. It creates 2 victims, the candidate who is robbed of the result and the nation that is robbed of its talent. So therefore, this act has an importance. I was listening, sir, very carefully, the other side objection to this amendment bill. Their main objection only 3 grounds. Firstly, how harsher punishment is going to prevent paper leak. This is question number 1. Secondly, second question they raise, is there any guarantee that even after the harsher punishment, there should not be recurrence of such paper leaks? And third question that has been raised, that this bill is brought out of the political compulsion. Let me tell you very clearly, sir, that every act or the amendment has a specific object behind it. And the prevention is always better than the cure. And Your Honor, sir, you will find that why this particular severe punishment is being prescribed. Because the criminal jurisprudence says, Salmon, the father of the criminal jurisprudence says, that deterrent sentence has 2-way purposes. Firstly, it deters the very criminal, and it gives a strong signal to the like-minded people. And therefore, in this act, in this bill,
particularly harsher punishment being prescribed for. That is only for the betterment of the student. Sir, I am reminded, दो पंक्तियां दुष्यंत कुमार की है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से तो कोई गंगा निकलनी चाहिए. The pain has grown mountain high, now it must melt, and from this Himalaya, Ganga must flow. Sir, for more than 70 years, our country had no law against the paper leak. Paper leak, before we broke the heart of our youth, it was the government, under the decisive decision of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that gave in India the first anti-paper leak bill in 2024. Sir, that is the niyat, the intent of the statesman who treats the future of the children of our country as a matter of a national duty and not political convenience. Sir, within the hours of the Honorable Prime Minister announcement, a special fast-track court was designated at a Rouse Avenue Court complex under the direction of the Delhi High Court, and the paper leak cases are already being sent to it. The Prime Minister has spoken twice directly to the student of this country. He did not call this a small matter. He called as a wound to the lakhs of the family. He promised this bill, and within a single week, the bill is before the parliament. Sir, that is not a mere slogan. That is the government that keeps its words to its children. Sir, this is the law not only about in one examination, but it covers all public examination under 2024 Act. The Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Railways, Banking Recruitment, National Testing Agency. Sir, when I read the bill, the words Special Fast Track Court and Special Public Prosecutors are the pillars of the bill. I do not read them as a layman reads them. I read them as a man who has lived inside them. Sir, incidentally, I had to address this House also, and I would like to quote some incidents also, that Mumbai was attacked by 10 terrorists in 2008, on 26 November 2008. And at that particular point of time, Ajmal Kasab was captured live. However, the other attackers were neutralized on the third day. And after the fourth day, the then Union Home Minister had visited Mumbai, sir. This is a fact I'm telling, addressing this court. What is the importance of the Special Public Prosecutor? Then the then Union Home Minister had visited Mumbai and advised the Police Commissioner of Mumbai that Kasab should be tried only for the attack of the CST railway station. Commissioner of Police asked my advice. I told the Commissioner of Police categorically, if we will charge Kasab only for CST attack, then perhaps we won't be in a position to drag Pakistan in the matter. And therefore, we had to, criminal conspiracy cannot be divided. And therefore, I advised Commissioner that Kasab should be tried for the other attack places also. And accordingly, we have filed the charge sheet. This is the importance of the Special Public Prosecutor. Special Public Prosecutor is the prior and the perpetual retainer on behalf of the truth and the justice. And therefore, in this bill, the provision is made only for that purpose, the Special Public Prosecutor and the Fast Track Court. Sir, the soul of this bill lies in the section 12A, sir. For the first time, every state and union territory shall designate a court of session as a special court, fast track court, in consultation with the Chief Justice of the High Court. For the first time, the investigation must be completed in 2 months. For the first time, the trial must be completed on day-to-day basis and completed within 3 months from the date of the filing of the charge sheet. And for the first time, every such court shall have its own special public prosecutor. Let me answer the question the skeptics in this House will surely ask. How can any serious trial be completed in 3 months? Sir, I make one humble appeal to the Honorable Minister here, and I would like to suggest that if paper leak trial is to be completed in 3 months, then let the evidence of the formal witnesses to be tendered on affidavit and not by leading the oral evidence, so that trial can be completed within the period of 3 months. This way the time can be saved in the courtroom. Let me give this August House an example from my own experience. In the trial of Ajmal Kasab, sir, the prosecution has examined 654 witnesses, and trial was completed within a year, perhaps the fastest terror trial in our history. How it was done?
That was an important question. Sir, section 296 of the old CRPC and today now section 332 of the Bharati BNSS, which permits the evidence of a formal character to be taken on affidavit. In that trial, I have examined 296 witnesses orally and placed the evidence of 358 witnesses on affidavit. So similar position can be also incorporated in our paper, in our new amendment, sir. But that is what I would like to suggest. Sir, how 2 months investigation and 3 months trial cease not only to be slogan, but it becomes a discipline, sir. Section 12 empowers the special court to try the connected offences also of conspiracy and forgery in the same trial. Section 12B provides a clean and swift appeal, which I have already explained to the House. For individual, there are various punishments are being prescribed, sir. So let me share the deepest lesson in the criminal court, sir. And that lesson, every adjournment is a quite victory for the accused, and day-to-day hearing is a quite reassurance to the victim. Crime is not deterred by the severity of the sentence alone, it is deterred by the certainty of the punishment. Delay is the criminal closest ally. Delay is the law's sharpest weapon. This bill gives us not merely harsher sentence, but swifter and the sure one. It delivers not only severity, it delivers certainty, and that linked the mafia and never one feared in this country until today. Sir, lastly, a word to the young men and women whose anger brought to this day. Let no one say that this government does not listen. The voice of the street has been heard at the highest level, and the education minister himself has stepped down. My young friends, a resignation will not secure your future. This bill changes what happens inside every examination hall in India. That is the difference between answering a protest and answering a problem. Do not therefore let your fire be spent at the barricade when your victory is written in this bill. My young friends will recognize a line made famous by the little finger from the Games of Thrones, that chaos is a ladder. There are those who believe it, who looked upon your anguish and see its staircase to power, who would prefer the examination hall to stay broken and the street to stay full. But our Bharat is governed by the Constitution. Chaos is never ladder. Merit is the ladder, and this bill is built to guard it. Sir, lastly, I appeal to every member on this side or on that side, sir, to pass it not as a government bill, but as this nation's promise to its children. Let the history record that when the future of the India's youth stood threatened, this House rose above party and stood at one. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Ujjwal ji. Shriman Rajiv Kumar. Sir, I rise to speak on Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. I refer to President Thomas Jefferson, who said, "I predict future happiness for Americans if they can prevent the government from wasting the labors of the people." I would request the August House that all of the larger question before this House is not the bill only, but can this legislation prevent the NTA and the Education Ministry from wasting the labor of lakhs of our boys and girls, years of preparation, their families, savings and hopes? I would quickly, because I have been given 3 minutes, I will quickly say that the first failing of this bill is severity of the punishment, which has been increased. But it is a very famous theory in criminology. It is not the severity of punishment which deters crime. It is the quantum of punishment does not reduce crime. It is the surety of punishment that deters crime. It is, I will again underline this, it is certainty of punishment, not the quantum that deters crime. We must, all of us, understand, just by increasing punishment, it will not deter the criminals. Please. Should I am You can speak. your place. No, Mr. Rajiv Kumar, please continue. No. Please take your seat. The second is, I appreciate the. Nothing is going on record. You talk, please. Rajiv Kumar ji, it's going on record. Sir, Please. I appreciate the Nandan Nilekani committee. The one of the
illustrious sons of India. But what I see the hurry here is, if we would have brought this bill after the committee had given a recommendation, that would have been better. Now if the committee comes up with certain recommendations where there is legislative requirement is there, what will happen? Then we will come again for amendment. In 2024 we brought in bill, 2026 we are bringing amendment. भगवान से मेरी केवल यही प्रार्थना है कहीं ऐसा ना हो 2028 में हम लोग सब खड़े होकर फिर कोई अमेंडमेंट ला रहे हो। मेरा जो ये बिल ला रहे हैं हम कि हमने बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट, सर आज पॉक्सो कोर्ट से यहां से भी है, पॉक्सो कोर्ट में 2.5 लाख केसेस पेंडिंग है। आज सीबीआई ने 20,000 पन्नों की चार्जशीट कर दी है। अभी 20,000 पन्नों में अगर 1 मिनट में एक पन्ना पढ़ेंगे जज साहब तो उसी में 333 घंटे निकल जाएंगे, 40 दिन तो उसी में निकल जाएंगे। वो 350 विटनेसेस, 422 डॉक्यूमेंट, हम लोग नवंबर में आके देखेंगे कि सर वो पनिशमेंट हुआ नहीं हुआ। हमारे यहाँ कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। उसमें जब हम फर्स्ट आएंगे नवंबर में तब देखेंगे पनिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ था। सर मैं इसके साथ जस्ट 1 मिनट सर, और सर जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क है सर, मेरा ये कोई किसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं, मैं केवल चाहता हूं कि ट्रेजरी बेंच में भी केवल ये देख लें कि हम लोग एग्जीक्यूटिव के एक्सटेंशन नहीं है, हम लोग यहां पर पार्लियामेंटेरियन के हिसाब से इसको देखें सर। केवल मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया हूं। आई विल अगेन एंड विद थॉमस जेफरसन, he who said, I hold it that little rebellion now and then is a good thing. It is medicine necessary for the sound health of the government. I sincerely hope that we take it as medicine and all of us get well soon. Thank you, sir. माननीय श्री संतोष कुमार पी। Thank you, sir. Sir, I take this opportunity to raise 2 important issues. I would like to ask the Honorable Minister, Mr. Jitendra Singh, while replying to this debate, can he mention the names of those people who were arrested during the last NEET exam scam? Because there is an unholy nexus between political parties and coaching mafia in this country. And in this regard, who are these people? I mean, arrested by the CBI during this, after this NEET exam scam. Secondly, sir, whether the government can claim accountability. There was a huge student upsurge in the country. That is why Mr. Dharmendra Pradhan had to resign. Then what about Mr. Chowdhury, who is the Union Agriculture Minister, who had misappropriated? Please speak on the No, subject. 1 crore rupee. I am talking, I am talking, no. I am talking about not going record. Sir, आप किसी के बारे में आरोप Sir, लगाना चाहते I am हैं, talking about तो the honorable chairman, he will accountability. permit and the member will reply. It will sir, not it's go a on question record, of sir. accountability. It I will am not saying go on that, record. I am saying that there was an agitation. एक सदस्य माननीय सदस्य के खिलाफ कुछ भी कहने के पहले ऑनरेबल चेयरमैन की Sir, don't not deviate. That will not go on the record. Sir, I am telling you, there was a student upsurge. That is why he had to resign. There was no mass upsurge. That is why this man is still in the ministry. So your ministry cannot. Don't call him. It's not going on the record. Why it is so, sir? But I'm explaining you. आप किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगाना चाहते हैं? I don't think sir, he had refunded. No, sir. Commission, please. Sir, he had refunded the money. Sir, kindly understand, I am not saying anything baseless. He had to refund. No, you have to give to the honorable chairman. He will permit then only. And the Sir, what a strange thing is the concerned minister will also this happened in reply. our country. Please, speak. Sir, it's quite strange, sir. I'm really shocked now. Please. I mean, because the minister had to refund the money. It happened in the Please country. speak on the subject. That will go on record only. Please. Sir, unfortunately, we have a heartless government at national level. Yes. And Modi government is for leakage and lathi charge only, nothing more. Sir, I shall tell you. Sir, we need comprehensive reforms in education sector. These cosmetic changes can't do anything. Now I can tell you, sir, the CPI stands for 2 important things. Number 1, NTA must be dissolved. What is the so-called NTA? NTA is registered under Societies Act 1860
by just paying 50 rupee. And I can show you the registered number also. Is this agency accountable to the parliament? The agency which is supposed to conduct very important examinations are registered under Society Act. So is it not a shame? So NTA is not a solution, it must be dissolved. This is number one. Number two, sir, NEET must be abolished because it is not a level playing ground for the students in this concern. And for students who are from state syllabus can't compete with the CBSE students. It's a matter of fact. And moreover, coaching centers, there must be a regulatory authority to control coaching centers in our country at national level and state level. Because this NEET, there are hundreds of coaching centers, and these coaching centers treat children as revenue units only. Children have become revenue units in our country. This is a very serious issue. So we need to have a regulatory mechanism to control these coaching centers. Sir, now there was a huge student upsurge in our country. Not only in Delhi, it happened everywhere. And each and every speaker from the ruling front, dispensation, was trying to insult those students. Starting from the first speaker to the last one, so far. All were trying to defame the students. Yeah, they're very happy to lathi This charge. is so strange. The Prime Minister was justifying these students. Nadda Saab had a discussion with them. But starting from the great SP to almost all of them were trying to defame the student movement. So can we solve student issue like this? Yeah. Sir, Dharmendra Pradhan had to resign taking because of the lack of accountability. Now I am saying you, sir, Amit Shah, who is responsible for this lathi charge, brutal lathi charge, and tear gassing, must be accountable. If Dharmendra Pradhan is accountable, Amit Shah is equally accountable. Then, so Amit Shah should at least come and make a statement. This is our demand. Thank you. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री राघव चड्ढा. Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this bill. Sir, 22 लाख बच्चे रोज 18 घंटे की मेहनत, एक 3 घंटे का एग्जाम, लेकिन एक कैमरा फोन, व्हाट्सएप पर एक मैसेज, टेलीग्राम पर एक पीडीएफ, रात 2 बजे पेपर लीक, सब खत्म, स्टूडेंट की सारी मेहनत बर्बाद. Therefore, sir, I rise today to speak wholeheartedly in support of the students of India and to welcome the Public Examination Amendment Bill 2026. सर, पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा. जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क. सबसे पहले मैं नीट के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा. आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है, और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है. योर वॉइस मैटर्स. और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना. स्टूडेंट्स डिमांडेड, गवर्नमेंट एक्टेड, हिस्टोरिक डिसीजंस टेकन, सिस्टम्स चेंज्ड. सर, जब एक स्टूडेंट नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार प्रिपरेशन करता है. मां अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है, पिता फैमिली की सेविंग्स को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पे खर्च करता है, फैमिलीज को लोन तक लेना पड़ता है, और स्टूडेंट खुद कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है, दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है, रात 2 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेस के लिए उठ जाता है. परिवार से दूर, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल नहीं, सोशल मीडिया, फ्रेंड से दूर, और अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा तो सिर्फ पेपर नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर लिखने जा रहा है. और फिर एक दिन एग्जाम की तारीख पर उसे पता लगता है कि 3 साल से वो जिस पेपर की तैयारी कर रहा था वो पेपर किसी ने पहले ही पैसे देकर हासिल कर लिया, पेपर लीक हो गया. और इस समय सर सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उस स्टूडेंट का मेहनत, उसकी ड्रीम्स, उसकी सेल्फ बिलीफ, उसका ट्रस्ट, उसकी एस्पिरेशंस, ये सब लीक होती हैं और उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है. आई अंडरस्टैंड दैट पेन सर, बिकॉज मैं खुद भारत के अभी कुछ साल पहले ही भारत के एक पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का स्टूडेंट रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का. एंड सर, बिकॉज आई हैव स्पेंट इनफ टाइम इन दिस हाउस
critiquing the government, I have earned the right to say my next sentence with full conviction and sincerity कि जब बात students की आई, when it came to our students and the youth of India, the government heard, the government actioned and the government delivered. स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को ऑनर किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। जिस उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स ने अपनी मांग प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी, उस चिंता को, उस दर्द को समझते हुए तमाम एक्शन लिए गए, तमाम स्टेप्स लिए गए, जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स। नंबर 1, पेपर लीक के बाद इमीडिएटली री एग्जाम कराया गया ताकि साल बर्बाद ना हो। जांच सीबीआई को सौंपी, एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने 13 लोग मेन किंगपिन समेत गिरफ्तार किए। मात्र 75 दिन में, आज से 2 दिन पहले जब 75 दिन पूरे हुए जांच के, चार्जशीट भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज करा दी गई, जांच को महीनों सालों लटकाया नहीं। 47 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिसर्स को शंट आउट किया गया, एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, यहां तक कि मॉरल ग्राउंड्स पे हमारे ऑनरेबल होम एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दिया और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो केसेस थे उन्हें विड्रॉ किया गया। बीरीड फैमिलीज जिसके अपने किसी घर के बच्चे को, किसी स्टूडेंट को खो दिया, उसको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। एग्जाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और अगली बार से यह नीट का पेपर ओएमआर शीट से नहीं बल्कि फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से कराया जाएगा ताकि रिमोटेस्ट चांस ऑफ पेपर लीक भी एलिमिनेट कर दिया जाए। इसी के साथ साथ सरकार ने एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है जो फर्दर रिफॉर्म्स अंडरटेक करेगी कि भारत के पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को कैसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए, और इसमें इंडिया के मोस्ट अक्लेम्ड एक्सपर्ट्स जैसे कि नंदन नीलकनी साहब को समिति में डाला गया है। इसी के साथ साथ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, अपराधी के मन में खौफ पैदा करने के लिए एक ऐसा कानून लेकर आज सरकार सदन में आई है जिसके पास होने के बाद कोई अपराधी सपने में भी यदि पेपर लीक करने का सोचेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। पहली चीज, पेपर लीक को एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट नेटवर्क द्वारा किए गए क्राइम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जिसमें इनसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, लॉजिस्टिक वेंडर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सॉल्वर गैंग हो, एग्जाम ऑफिशियल्स हो, सब पर कार्रवाई होगी। सबको दोषी करार देने के बाद, गिल्टी करार देने के बाद 10 साल तक की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया कि अब कभी भी यदि पेपर लीक की संभावना भी उत्पन्न होती है तो यह स्पेशल टास्क फोर्स जांच करेगी और यह इन्वेस्टिगेशन सालों साल नहीं लटकाई जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर से इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जो ये इंश्योर करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल हो, डे टू डे ट्रायल हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, 3 महीने में पनिशमेंट सुनाई जाएगी। सर मैं बता दूं, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हीनियस क्राइम्स के लिए बने हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रेप और पॉस्को जैसे अपराध के लिए। आज हमने पेपर लीक को उस हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में ला खड़ा किया है सर। इसी के साथ साथ सर, इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स विल डेमोन्स्ट्रेट जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पेपर लीक और इससे भारत की इंडियन पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटेग्रिटी को हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये सब इसलिए हुआ बिकॉज सर देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। सर देयर वॉइसेस मैटर्ड, देयर वॉइसेस वर हर्ड एंड सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन। उनकी आवाज को, स्टूडेंट्स की आवाज को कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक परिवार की भीतर की चिंता की तरह समझकर, जैसे घर के बच्चे घर के बड़े से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, दर्द व्यक्त करते हैं, डिमांड्स रखते हैं, ठीक वैसे ही सरकार ने ये तमाम फीडबैक लेते हुए एक्शन लिया। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन फिलोसोफर, स्टेट्समैन, डिप्लोमैट रहे, उन्होंने कहा था वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। सालों तक इस देश में पेपर लीक होता आया लेकिन सिर्फ डिस्कशन और सिर्फ साउंड बाइट हुई। आज एक्शन हो रहा है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं और भारत का पहला एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क बनके तैयार है और आपके सामने है। सर इसी के साथ साथ पेपर लीक किसी एक पार्टी का, किसी एक सरकार का ऑफिसर या मिनिस्ट्री की देन नहीं है और ये कोई 2026 का फिनोमेना भी नहीं है। सर मैं बता दूं कि सर जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो इसलिए इससे जब बात अकाउंटेबिलिटी की हो, मोरालिटी की हो, जवाबदेही की हो, तो सर ये इससे तय नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक कौन से राज्य में हुआ, कौन सी मिनिस्टर के अंडर हुआ, कौन सी पार्टी में हुआ, क्योंकि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्रॉनिक डिजीज है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 जुलाई 2026 को, आज से मात्र 10 दिन पहले, पंजाब के अंदर एक फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ
उसमें मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, ब्लूटूथ डिवाइसेस के माध्यम से लाइव चीटिंग चल रही थी और चीटिंग सिंडिकेट वो चीटिंग फैसिलिटेट कराने के लिए 13 लाख रुपए का रेट चार्ज कर रहा था। यही नहीं सर, आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में बनी तब से अभी तक नायब तहसीलदार के एग्जाम में इरेगुलरिटीज देखी गई और लार्ज स्केल चीटिंग हुई। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड में 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, पीएसटीईटी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, पीएसएसबी के ग्रुप ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का एग्जाम लीक हुआ और एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की मेरिट की लिस्ट जब आई तो उसमें फर्जी नाम डाल के जारी कर दिया गया। सर मैं आ रहा हूं, अब मैं कांग्रेस में ही आ रहा हूं। आप कांग्रेस का सुनिए सर, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं। आप बोले सर जब सर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है, इसी साल जनवरी 2026 में एसएसएलसी का पेपर हुआ। इसी साल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के अंडर एसएसएलसी का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ और वो पेपर ऑनलाइन 200 रुपए में स्टूडेंट्स को बेचा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में एचपी स्टेट सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर कांग्रेस के कार्यकाल में लीक हुआ। अब आप सुनिए सबसे चौंका देने वाली घटना सर, सबसे शॉकिंग और सैड बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पे 12वीं कक्षा का प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ। ये क्लासरूम का पेपर नहीं था सर, ये स्टेट बोर्ड एग्जाम था। ये स्टेट का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ, बच्चे एग्जाम देकर घर आ गए, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 20 दिन बाद री एग्जाम कराया गया, री एग्जाम का पेपर भी लीक हो गया और उसके बाद रात को 3:30 बजे वो पेपर व्हाट्सएप पे घूम रहा था, री एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद जब जांच हुई, स्टेट सीआईडी ने जांच करी तो 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल का पीए खुद शामिल था। पीए 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कर रहा था। उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, आपकी मॉरल और डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, आपके दफ्तर का आपका पीए पेपर लीक कर रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते, तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरे पीए का पर्सनल मैटर है, उसकी पर्सनल लाइफ है। वहां सर ऑफिस गवर्नमेंट का, डेजिग्नेशन गवर्नमेंट की, एक्सेस गवर्नमेंट का, बट अरेस्ट की बात आई तो पर्सनल लाइफ का मैटर है। और आयरनी देखिए, आज 2026 में कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार है और डॉक्टर शरण पाटिल फिर मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। ये है स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी सर। सुन लो, उसी के साथ साथ 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में दर्जनों एग्जाम्पल हैं, डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल हैं पेपर लीक के सर, जिसमें मुख्य तौर पर एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2006 में लीक हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम 2009 का लीक हुआ, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 यूपीए के कार्यकाल में लीक हुआ और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013 लीक हुआ। सर इस पीरियड में उस समय की यूपीए सरकार ने क्या किया? कोई अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करी, कोई एग्जाम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ओवरऑल करने के लिए कोई कानून लाए, कोई डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ लाए, कुछ नहीं लाए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, पॉलिटिकल मेमोरी सिलेक्टिव हो सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर नेशनल एग्जाम का पेपर लीक अगर नेशनल क्राइसिस है, जो कि है, तो सर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट का पेपर लीक एक लोकल इंसिडेंट कैसे हो सकता है? सर स्टूडेंट में तो फर्क नहीं होता। अगर नीट के स्टूडेंट्स का पेन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन है, तो सर पंजाब के फार्मेसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का और कर्नाटक के एसएलसी एग्जाम के स्टूडेंट्स का पेन भी जेन्युइन है। स्टूडेंट का पेन पार्टी देखकर चेंज नहीं होता और ठीक उसी तरह रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी भी पार्टी देखकर चेंज नहीं हो सकती। अब मैं स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर देयर वॉइस मैटर्स, उनकी मांगे जायज हैं। सर स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड रेस करना, कोर्ट जाना, पीसफुल मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए।
लेकिन सर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए, वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। सर जब पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बैरिकेड के आगे स्टूडेंट को भेज खुद कैमरे की सेफ साइड पे रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी? सर स्टूडेंट का मूवमेंट स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है सर। और जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने खुद के फ्यूचर का आता पता नहीं, वो स्टूडेंट के फ्यूचर की क्या लड़ाई लड़ेगी सर। स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को फुटेज। स्टूडेंट को एग्जाम सिक्योर करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप। स्टूडेंट का सवाल फ्यूचर का है, नेता का कैलकुलेशन अगले इलेक्शन का। इसीलिए मैं ऑपोजिशन पार्टीज को कहना चाहता हूं, डोंट यूज स्टूडेंट्स इमोशन फॉर योर पॉलिटिकल प्रमोशन। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये लड़ाई मेरिट वर्सेस माफिया की है, मेहनत वर्सेस सेटिंग की है। और सर एक बात और, सर आज हमारे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने आज बच्चों का, क्योंकि हम बेस्ट चाहते हैं, अपनी बच्चों से पढ़ाई संबंधित एक्सपेक्टेशन को प्रेशर में बदल दिया है। और ये प्रेशर सर स्कूल से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है तो बोला जाता है ये क्रिटिकल ईयर है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो स्ट्रीम नहीं मिलेगी, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। 12वीं क्लास में जाता है तो प्रेशर और बढ़ता है, बोला जाता है ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आगे की जिंदगी कैसे डिसाइड होगी। जेई, नीट, सीयूईटी, तमाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का प्रेशर अलग। और सर जब कॉलेज पहुंचता है तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। उसको बोला जाता है सीजीपीए ठीक रखो वरना प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। ये पूरी लाइफ का सवाल है, करियर का सवाल है। हर स्टेज पर प्रेशर का सिलेबस बढ़ता जाता है। और ओवरऑल सर इंडिया में कंपटीशन बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ रहा है। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने स्कूलमेट्स, क्लासमेट से कंपैरिजन होता है। कोचिंग सेंटर जाता है तो वहां कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट से कंपैरिजन होता है। ऑल इंडिया रैंकर से कंपैरिजन होता है। घर आता है तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के बच्चों से कंपैरिजन होता है। ये कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं सर, प्रेशर और स्ट्रेस में बदलता जा रहा है। सर जैसे 3 इडियट्स पिक्चर में कहा था ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी, ठीक उसी तरह समाज को, हम सबको, अगर कोई स्टूडेंट चिंतित दिखे, स्ट्रेस में दिखे, उसे कहना चाहिए कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है लेकिन तुम एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सर, क्योंकि घर स्टूडेंट का सेफ स्पेस होना चाहिए सर, दूसरा एग्जाम सेंटर नहीं। और एक रैंक सर, एक रैंक रिजल्ट डिसाइड कर सकती है बच्चे का, उसका फ्यूचर नहीं, वैल्यू नहीं, उसकी पूरी जिंदगी नहीं। और अंत में सर, आई जस्ट टेक 1 more minute सर, अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा, जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज, माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। जय हिंद। श्रीमान जोश के मनी, माननीय जोश के मनी, जोश के मानी सर, नॉट मनी सर। हाँ मणि, it is money written here. Mani. I'll correct Mani. Thank you, sir. In the end, a whisper. In the end, a cry. In the end, a scream that echoes through every classroom, every hostel, every home that waits for the child to return. Neat paper leaks, students driven to despair, suicides that leave behind unanswered questions,
atrocities committed in the name of competition. And then came the fast-track courts, headlines, outrage, and promise. Tell me honestly, what changes? Now a new bill, but can it bring back a life? Yes. Can it erase the fear created in the minds of the student? Can it restore the faith of parents who believe hard work was enough? The real tragedy is not just the crime. It is a system that allows the crimes to happen again and again. Look at last one decade, 2015 to 2026. A series of mishap, paper leak, malpractice, using electronic device, grace marks, controversies, litigation, and finally a retest. And what did the government do all these years? It turned a blind eye, a deaf ear, and care a damn about the students' issue. Sir, who benefit from this silence? Benefited the corrupt people. And what those who are corrupt, some are suspended, some are transferred, some disappear into files and communities and legal procedure. But the students who lost hope gets no second chance. If the innocents are punished with anxiety, humiliation, and death, while the corrupt negotiate bail, influence, and delay, in the end, justice is not enough. Speed is not enough. Courts are not enough. Sir, when every institution fails, then students did what every citizen in the democratic country has the right to do. They were forced to act. They were forced to question. They came to the street of Delhi peacefully demanding only one thing: for a fair examination. But what did they receive in return? Barricades, lathis, detention, harassment, internet shutdown. It is an insult to democracy. Instead of hearing their voice, the government treated them like criminals, brutally beating them on the street. The government must answer for this brutality in the floor of the House today, sir. So this is essentially a paper leak punishment bill and not a paper leak prevention bill. Yes. India is not another amendment, needs a complete overhaul of its examination system. So last 30 seconds, madam. Last 30 seconds. Sometime back I proposed the establishment of national examination. Madam, 30 seconds. You are given the BJP for the 2-3 minutes extra. Examination Integrity Authority to audit, to supervise, to uphold transparency, accountability, and credibility in all major competitive exams across India. Yes. Finally, let this bill become not another law celebrated today and forgotten tomorrow. Yes. Taking this initiative to bring necessary amendment on the bill for the interest of conducting fair examination and protection from all unfair means. The discussion on the new bill reveals the past history of mistakes and failures happens in many decades. I think we should not go back to the past. We have to accept the truth. We have to accept the truth and correct the past mistakes for the better future of our coming generation. The most important section of our society, the students of the nation. I don't want to repeat the history. Honorable Chair, the crime of paper leak is one of the most heinous crime. I have seen the new bill amplify the punishment and penalty. My request to the House is to make consensus on it. There should be a high ministerial committee above the NTA
to monitor the entire process. The NTA जो काम कर रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा मॉनिटर करना ज़रूरी ये मैं समझता हूँ। आगे ये गलती फिर ना हो, इसीलिए बिल को वेलकम करने के साथ साथ मैं कुछ सुझाव लाया हूँ। ऑनरेबल चेयर, NTA should have a regular official staff, not contractual staff. इसको जो बहुत माननीय सदस्य ने दोहराया है, मैं भी बोलना चाहता हूं कि आगे फिर से ये पेपर लीक जैसा क्राइम न हो। Except maintaining the confidential on exam paper, all the examination process must be transparent. There should be a mechanism for collecting feedback from students and parents to evaluate the exam process after every examination. The exam should be totally online and CBT. हमारे टाइम में हम लोग ये देखने को मिला है कि स्टूडेंट बहुत प्रेशर में आ गया है बिकॉज बार बार पेपर लीक होता है। अभी ये जो बिल लाए हैं ये बहुत अच्छा है कि बिल के जरिए पनिशमेंट मिलेगा जो लोग गलती किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी कोचिंग सेंटर जो मासरूम ग्रोथ हुआ है, बहुत अपने बेनिफिट के लिए कोचिंग सेंटर को लाए हैं। ये कोचिंग सेंटर को सरकार की तरफ से कंट्रोल करना है, देखना है कि इतना जस्ट 1 मिनट इतना जो पेपर लीक हो रहा है इसका वजह क्या है, कैसे ये पेपर लीक हो रहा है, इसको देखना है। मैं ये पार्लियामेंट की जो डिस्कशन है इसके जरिए भारत के स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना होप जो है इसको लूज मत कीजिए, पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास कीजिए। ऐसे जो कानून लाया है ये कानून के जरिए आने वाले समय में हमारे डॉक्टर अनबुमनी रामादोस। Madam, I rise to support this bill to reform our examination system in our country. Madam, I'd like to talk about the examination itself. Example, NEET exam. NEET exam was introduced about 15 years ago during the Congress period, saying that the reason why they brought in NEET was one, not me after that. I didn't allow NEET to come. I didn't allow. Madam, the two reasons given at the time when NEET was introduced was to prevent commercialization of medical education and two, to bring in quality doctors into the medical system. Madam, 1 decade later today, both the reasons are defeated. NEET exam is the most commercial exam in the country, where nearly 1.5 lakh crores of business has been done every single year. You have coaching centers all over the country, not only in big metros, but even in small towns. I kindly request the government to abolish all the NEET coaching centers in the country immediately. And second, madam, I know of a student who had got 590 marks out of 720 in NEET. He couldn't join MBBS because his father is a farmer. He couldn't pay 5 lakh fees because he had got a seat in a private college in a government quota. I also know a student who had got only 110 marks out of 720, but he's studying MBBS because his father could pay 27 lakh rupees fees a year. And so where does the quality of the NEET exam happen here? 110 mark out of 720 is about 15 percentile. Last year, madam, during the NEET PG exams, the qualification to get an MD or an MS was 0. 0 percentile students who had got 0 percentile were admitted to MD and MS. And these are going to become our pediatricians or surgeons or cardiologists. So the entire system needs to be resurrected, needs to be avoided, because we don't have a vibrant system. Madam, earlier our education used to be knowledge-based.
India is the land of Nalanda University, which has been dispersing knowledge worldwide. But our education, unfortunately, has turned from a knowledge-based to a need-based or an exam-based or a G-based. I know about a parent who proudly says that his 6th standard son is going for G coaching class. So these students are put into an exam mode. They don't play, they don't have any activities, and they just keep mugging up for their exams to do well in their exams. So all our education is focused only on exam system. And these students, so getting to MBBS, they study biology, physics, chemistry. They don't know geography, they don't know history, they don't know our languages, all that. So they're just only on that. Madam, coming back, during the emergency, lots of wrong was being done to our country. One of the wrong was to bring education from the state list to a concurrent list. I kindly request the government to undo the wrong during the emergency, bring back education from the concurrent list to the state list, so that states have their priorities, their policies, and they can do whatever their requirement is, they can go accordingly then. Madam, coming back to NEET exam, it is very unfortunate that last 10 years, more than 500 of our children killed themselves, committed suicide. We have a system of exam where children, young innocent children, 15, 16, 17-year-old, are killing themselves. So where are we going in this country? We have we have to introspect the system. We can't, these children are the future of our country. And they couldn't take the situation of the exams. And so I think, madam, we need to, abolish NEET for now, at least for the next few years, and then we prepare a system so our children could study well, could have more confidence in our system. And this is something, some of the reforms which we have to do it. I kindly request the government to look into it. I support this bill. We need to reform our examination system, but also we need to reform our education system so that our children are free to choose whatever they want in the future. Thank you, madam. Shriman L.K. Sudesh. Shriman L.K. Sudesh. Honorable Deputy Chairman, Vanakkam. On behalf of Desiya Mutpokku Dravida Kalagam and my leader, Premlata Vijaykanth, we strongly oppose the NEET bill. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் திருச்சி பக்கத்தில் அனிதா என்ற ஒரு மாணவி +2 மார்க்கில் 1200க்கு 1188 மார்க் வாங்கி அதுக்கு பிறகு நீட் தேர்வு எழுதி நீட் தேர்வில் தோல்வி அடைந்தார்கள். அதுக்கு பிறகு அந்த மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டாங்க. அதனால தமிழ்நாட்டில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பொதுமக்கள், ஒட்டுமொத்த தமிழகமே கண்ணீர் சிந்தியது. அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய தலைவர் உடல் சரியில்லாமல் சிங்கப்பூரில் இருக்கும் பொழுது இந்த செய்தியை கேட்டு உடனடியாக தமிழக திரும்பி அதே இரவு திருச்சி சென்று அந்த அனிதாவுடைய உடலுக்கு மரியாதை செலுத்திவிட்டு சென்றார். இது நடந்த ஒரு அஞ்சலியான விஷயம். அது இப்போது தந்தையாக பேசுகிறேன். எனக்கு 2 மகள்கள். இதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு 2 மகளை மருத்துவ படிக்க வேண்டும் என்று என்னோட ஆசை. என்னுடைய மகள் 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுதே நீட் கோச்சிங் கிளாஸில் சேர்த்தானே. அப்போது எங்கள் வீட்டில் +2 படிக்கும், இந்த 10th 11th 12th அப்படி படிக்கும் பொழுது தினமும் 3 மணி நேரம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எங்கள் வீட்டில் வச்சோம் நாங்கள். அப்பொழுது என்னுடைய 2வது மகள் 8வது படிக்கிறாங்க.
படிக்கும்போது அவங்களும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் கிளாஸில் அவங்க படிக்கிறாங்க. படிக்கும் பொழுது அந்த கோச்சிங் சென்டரில் கிட்டத்தட்ட வருடத்துக்கு 40,000 முதல் 50,000 ரூபாய் பணம் கட்ட வேண்டும். அந்த பணத்தை கட்டி பிறகு நல்ல +2 நல்ல மார்க் வாங்கி நீட்டில் நல்ல மார்க் வாங்கி அவங்க மருத்துவம் முடித்தாங்க, யூஜி அண்டு பிஜி முடித்தாங்க பெரியவங்க. அதே போல் என்னுடைய இரண்டாவது மகளும் நீட்டில் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி யூஜி படித்து இப்போ வந்து பிஜி பண்ணுறாங்க. இது வந்து என்ன போல் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு ஓகே. ஆனால் சாதாரணமாக எங்களுடைய மாவட்டமான வேலூர் மாவட்டம் என்னுடைய சொந்த கிராமத்திலே பார்த்தீங்கன்னா, 1 minute please. Kindly conclude. எங்களுடைய கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விவசாயம் அதிகம், அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொழில் அதிகம். அங்கே இருக்கின்ற மாணவர்கள் இந்த Shriman Harish Biran. Please. Thank you, madam. Thank you, madam. Shriman Harish Biran. Ten seconds. Yeah, one second. மருத்துவ கல்வி என்பது அனைவருக்கும், வாய்ப்பு அனைவருக்கும், நீதி அனைவருக்கும். ஆனால் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு நீட்டு விலக்க வேண்டும், தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு நிதி வேண்டும். இது எங்களுடைய கோரிக்கை மட்டுமல்ல, இது எங்கள் மாணவர்களின் எதிர்காலம் போராட்டம். நன்றி, வணக்கம். Shriman Harish Biran. Thank you, madam. Madam, we should have, in my opinion, observed 1 minute of silence before starting this debate, because to pay homage to more than 20 innocent students who took their lives after falling to this corrupt NEET UG system. Instead, what did we do, madam? The minister actually introduced the bill. He listed the states, particularly opposition's rule states, which had paper leaks over there, and the treasury bench just thumbed on it. Now, what does it show, ma'am? It shows that we are doing this standing on the dead bodies of these children, and we should hang our heads in shame. Madam, this house shares the collective objective of ending the paper leak. But question is, madam, whether the government is serious or not. We had a paper leak bill in 2024. Now, why should this amendment happen today? So that means there were serious lapses in that bill. That bill could not plug the holes as far as the leaks were concerned. Now, whether the government is still serious, we don't know, because we don't have any statistics as to why a new amendment had to be brought in. Madam, the statement of objection reasons of this new law states that there have been some incidents of question paper leakages and malpractices. Just some incidents. Some incidents means what, ma'am? What has happened? There has been a huge scandal which has happened. There has been cancellation of a national examination. There has been CBI investigation. There has been a resignation of a union minister, and there has been suicides of children. That is the small thing which the statement of objection reasons has done. Now, what has the present amendment done, ma'am? It has just purely enhanced the punishment. Now, madam, let us be very clear. Raising the jail term will not prevent paper leaks. That is very clear, madam. That is very clear. Now, madam, this bill is merely punitive, ma'am. In 2024, the bill had prescribed punishments. Did it improve? It did not improve. Now, what is required, ma'am? What is required is a systematic change and fixing responsibility. Ma'am, whether there is any systematic changes which has been prescribed in this amendment, whether anybody has been fixed responsibility in this amendment, nothing, ma'am. It is just enhancing of punishment which has just happened. Now, how prevention of leak can be achieved? That is what should have been discussed in this particular amendment. But nothing of that part is there. Now, every examination paper goes through a supply chain. Supply chain is that there is a draft paper, there is a final paper, then it is printed, then it is stored, then it is transported. Now, this supply chain breaks and then there is a leak. Now, you are catching one person at the end
Now that one person will be an innocent person. You're not catching the total mafia at all. But the punishment given is that you are the end person who has been caught, and the mafia is getting a single punishment. So there is a disproportionality as far as the punishment is concerned, madam. Now, madam, the minister, while introducing the bill, said it is for students' welfare. What is there for students in this particular bill? There is nothing. You should have at least said that students who are the victims of this particular leakage will get exemplary compensation. Nothing of that sort. There should be some age relaxation, because many of the students would have been age barred from the next examination. There should have been some reimbursement of the travel fares which they did. But instead what they are doing, the CBSE examination which just happened, when a student has to give for re-evaluation, he has to pay 25 rupees per question, not per question paper, per question. So they are making money out of it. They are commercializing this and making money out of it. Now, madam, one very important thing. How did this NEET UG paper leak come in? It is not through any special task force. It was through an ordinary chemistry teacher in Sikar. She actually did this particular thing. She cracked it. She was a whistleblower. Is there any whistleblower protection in this particular bill? There is none. This is a big scam, big mafia which you are going to face. And if a whistleblower is going to say something, it is going to be a huge problem for that whistleblower. So you should have given some whistleblower protection in this bill. Nothing has been given in this. So I appeal to the government, at this stage at least, that you please have a whistleblower's protection. You have a reward to those actually who exposes this scam in this particular bill. Now, Madam Minister was very proudly saying that the investigation will be completed in next time and the trial will be completed in next months. Now, he may not be aware of a constitution bench judgment of the Supreme Court in 2002, Ramachandra Rao, which says that you cannot prescribe, the legislature cannot prescribe that kind of a time limit to the judiciary. So therefore, how will this particular thing sustain under this law? Secondly, if this particular investigation is not completed, if the trial is not completed, who will be made accountable? Please conclude. Just 30 seconds, ma'am. If it is not completed in this particular time frame, then who is going to be accountable? Nobody is going to be accountable. Now, thirdly, the person's face. I'm concluding, madam. Madam, I'm concluding. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूं। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने की अनुमति प्रदान की। माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत किसी तर्क से नहीं बल्कि एक अभिनंदन से करना चाहती हूं, क्योंकि री-नीट के एग्जाम में हमारे देश के 11,21,000 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की और उसमें भी 58% से ज्यादा मेरे देश की होनहार बेटियों ने सफलता के परचम लहराए। उसके लिए मैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनको अभिनंदन करना चाहूंगी। महोदया, आज जिस बिल पर, संशोधित बिल पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दंडात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस देश के प्रत्येक विद्यार्थियों से किया हुआ एक वचन है कि उनकी मेहनत और प्रतिभा का सम्मान होगा और पेपर लीक जैसे अपराधों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक सशक्त कानून बनाया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति नहीं हो सके। माननीय महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस संशोधित बिल के लिए बहुत धन्यवाद देती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस देश के विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि था, इसलिए उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि आज के युवा कल राष्ट्र का भविष्य है और उन भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए जब पेपर लीक हुआ तो पुनः परीक्षा का आयोजन किया गया और पुनः परीक्षा के बाद अति शीघ्र उसका रिजल्ट भी घोषित किया गया ताकि किसी भी विद्यार्थी का एक साल खराब नहीं हो। माननीय महोदय, इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो 4 से 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन अगर सामने इस देश के युवा का भविष्य हो तो इस देश ने ये पूरी प्रक्रिया मात्र 40 दिनों के अंदर की है। 551 हमारे शहर, 5,440 परीक्षा केंद्र, 13 भाषाएं और 20 लाख से ऊपर
पर विद्यार्थियों की सफलतापूर्वक परीक्षा कराने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि ये विद्यार्थियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। मगर दूसरी तरफ मुझे अफसोस है माननीय महोदय कि विद्यार्थियों के दुख पर बहुत से लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। उन विद्यार्थियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम किया और निशाना सरकार को बनाया। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा सब दूर से इनको हार मिली तो उन बच्चों के पीछे उनके स्वार्थ को सिद्ध करने का काम इन लोगों ने किया। बच्चों की बात को अराजकता की आग में झोंकने वाले न तो विद्यार्थियों के हितैषी हो सकते हैं, न तो इस देश के हितैषी हो सकते हैं माननीय महोदया। और इन सारे वाक्यों में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने अनर्गल बातें कही तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि दिख रहा है साफ कि खंजर वही पुराना है, बस हाथ नया बदला है। मैं इन सब से पूछना चाहती हूं कि इस देश में निर्भया कांड जैसा दुखद घटना भी हुई थी, अब उस वक्त किन लोगों ने इस्तीफा दिया था? मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि जब पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ तो किन लोगों ने इस्तीफा दिया? अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद किन लोगों ने इस्तीफा दिया? इनको विद्यार्थियों के हित से कोई मतलब नहीं था महोदय, इनको तो सिर्फ इस्तीफे से मतलब था, इनके राजनीतिक स्वार्थ से मतलब था। अगर विद्यार्थियों के हित की अगर इनको चिंता होती तो उसके लिए समाधान निकालते। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, इस देश में 7 दशक तक महोदय परीक्षा की पारदर्शिता की रक्षा करने के लिए एक भी कानून नहीं बना था, एक भी कानून नहीं बना था। इस 7 दशक की चुप्पी को तोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और 2024 में यह अधिनियम दिया और सशक्तता के साथ लागू किया। और मैं तो ये कहना चाहूंगी महोदया कि जिनकी किताब के हर पन्ने पर दाग हो बेहिसाब, जिनकी खुद की किताब के हर पन्ने पर दाग हो बेहिसाब, वो दूसरों को नसीहतों का पाठ पढ़ाते हैं जनाब। अब इनके इतिहास पर भी मैं नजर डालना चाहूंगी। 2004 में सीबीएसई की अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक हुए, किसकी सरकार थी? 2007 में एआई की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, तब किसकी सरकार थी? 2008 का प्री मेडिकल टेस्ट देश भर में लीक के मामले, कौन सत्ता में था? 2011 में एआई लखनऊ 11 लाख विद्यार्थी महोदया, 11 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए, कौन सत्ता में था? 2012 में एम्स की पर्चा लीक हुआ, बाजार में पर्चा घूमता रहा, किसकी सत्ता थी? 2013 में महाराष्ट्र का एचएससी परीक्षा लीक, कौन सत्ता में था? माननीय महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करना चाहूंगी। 1993 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव में खुला वादा किया कि कल्याण सिंह जी की सरकार का नकल विरोधी कानून को वो समाप्त करेंगे। इस देश ने पहली बार देखा कि नकल कराने की बात को कोई भी अपना चुनावी को घोषणा बनाए, ये बहुत खतरनाक है। और सत्ता में आने के बाद माननीय महोदय, इन्होंने उस कानून को समाप्त भी किया और खुले बाजार में नकल परोस के रख दी और आज ये नकल की बात ही करते हैं। माननीय महोदय, राजस्थान की बात करूंगी। 2021 से 2023 के बीच रीट सहित बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे बार बार लीक हुए और जब उनसे जवाब मांगा गया तो उनका ये कहना था कि जादू और टोना टोकते से पर्चा गायब हो गया। आज की परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये बात नहीं की, बल्कि 48 घंटों के अंदर उन गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे करने का काम किया। माननीय महोदय, मैं कर्नाटक की बात करूं, झारखंड की बात करूं या मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हर जगह पेपर लीक होते रहे, बच्चे रोते रहे और सरकारें सोती रही, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो खुद गुनाहों में डूबा हो वो क्या रास्ता दिखाएगा? जिनका आईना खुद धूल से भरा हो वो क्या अपना चेहरा बताएगा? माननीय महोदय, मैं आज इस सदन में खड़े होकर इस देश के युवाओं से कहना चाहती हूं
कि हवा लाख मुखालिफ हो जाए, मगर जरा गौर तो कर कि वो कौन है जो चिरागों की लौ बचाता है, और वो माननीय मोदी जी है जिन्होंने इस देश के भविष्य की चिंता की। उन्होंने इस मामले को दबाया नहीं बल्कि समाधान निकाला, उन्होंने दोषियों को बचाया नहीं बल्कि उनको सजा दी, और उनकी उसी सजा को और सख्त करने के लिए ये सशक्त कानून बताया ताकि स्थायी निवारण तंत्र स्थापित कर सके, ताकि कोई भी हाथ जब इस देश के भविष्य और युवा की तरफ उठे तो उसे कानून का शिकंजा वहीं दबा दे और उसे वहीं रोक दे। माननीय महोदय, आज जो ये विषय था ये राजनीति करने का विषय नहीं था, ये राष्ट्र की शिक्षा नीति का विषय था। ये एक ऐसा विषय था कि हम सबको मिलकर इसका समाधान करना था, क्योंकि जब बात देश की हो तो हमारी प्राथमिकता देश होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमारे भारत की युवा शक्ति की तरफ देख रहा है, तब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इन्होंने सुनियोजित ढंग से इस देश के माहौल को खराब करने का काम किया। अभी हमारे संजय जी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो सामने आए जिनका शिक्षा से लेना देना ही नहीं। मेरी संसद सदस्य साथ में गीता जी बैठे हुए, उनके फोन पर एक वीडियो आया उत्तर प्रदेश के उन्हीं के जिले का, औरैया जिले का एक व्यक्ति जिसके ऊपर 15 से 16 केस है, वो यहाँ आकर शिक्षा की बात करता है जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। ऐसे कई बात है, ऐसे कई वीडियो है जो ये बताते हैं कि इस देश के माहौल को सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने खराब करने का काम किया। बल्कि दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी तो इतने संवेदनशील हैं माननीय महोदय कि वो इस देश में परीक्षा के पहले बच्चों पर परीक्षा से चर्चा करते हैं ताकि उनका तनाव कम हो और तनाव मुक्त स्थिति में वो अपनी एग्जाम दे सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ही थे जिन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया ताकि कौशल विकास से जुड़ सके और हमारी शिक्षा सुदृढ़ हो सके। आज शैक्षणिक विस्तार क्षमता को भी मैं बताना चाहूंगी महोदय। विश्वविद्यालयों की संख्या 2014 में उसके पहले 760 थी, आज बढ़कर 1338 हो गई है। आज मैं बात करूं HEI की संख्या 51,000 से बढ़कर आज 70,018 हो चुकी है। IIT की संख्या 16 से 23 हो गई है। IIM 13 से बढ़कर 21 हो गए हैं। एम्स की संख्या 7 से बढ़कर आज 20 हो गई है। 2014 के पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठे हुए थे। आज दुगने से अधिक 818 हो गए हैं, जबकि MBBS की सीटें 51,000 से बढ़कर 1,28,000 हो गए। ये आंकड़े नहीं है, ये सरकार की विकास की बातें हैं और ये बताती है कि इस सरकार देश के साथ है, देश के युवाओं के साथ है। इतना ही नहीं, 1,40,00,000 से अधिक नौजवानों को कौशल प्रमाणन, 1,40,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, ये सारे वो आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि ये देश के साथ हमेशा ये सरकार रही है। बस 2 मिनट की बातें मैं और कहना चाहूंगी माननीय महोदय। मैं देश के बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि 2047 का विकसित भारत, ये आने वाले जब हमारा हम 100वां स्वतंत्रता उत्सव मना रहे होंगे, जब इस देश के युवाओं के हाथ में ये भारत होगा, इसलिए बरगलाने पर मत बगले, क्योंकि ये आज हमारा जो सरकार है वो कल भी आपके साथ खड़ी थी, आज भी आपके साथ खड़ी है और आने वाले कल में भी आपके साथ खड़ी रहेगी। इसी के साथ मैं पूरे मन से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी टू रिप्लाई टू द डिस्कशन। Under what rule? सर औचित्य का प्रश्न। सर आप तो पूरी बात सुन चुके हैं, पूरा डिस्कशन आपने एक मिनट। Under what rule you are raising? You please tell me. औचित्य का प्रश्न, औचित्य का प्रश्न 258। सर आपने पूरी चर्चा सुनी, हम लोगों ने भी पूरी चर्चा सुनी। No, this is only a procedure. सर वही उसी प्रोसीजर पे मैं आपकी फाइंडिंग चाहता हूँ। सर 1 मिनट सुन लीजिए, शांति से खत्म हो। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने सारे सदस्यों को सुना, विपक्ष के सबने जो सवाल उठाए, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो सारे सवाल एक ही थे, जो जुल्म
ज्यादती उन नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ हुई है। लाठियों की बात हुई, पिलेट की बात हुई। तो हमें एक उम्मीद थी कि सदन में चर्चा समाप्त होने के पहले माननीय गृह मंत्री जी आएंगे, श्री अमित शाह जी आएंगे, पर ये धोखा है। Jitendra Singh ji to reply to the discussion, please. Please take your seat. Please take your seat. Yes. Chairman sir. Now leader of the House, please. सर, बहुत जिम्मेवार सर, Jairam ji, अरे जाने you want to sit and listen, you sit and listen. Oh, you want to go out, please. Now, honorable leader of the house, please. सर, मैंने आज सुबह ही कहा था कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और आज इन्होंने अपने काम से और अपने करतूत से इसको चरितार्थ कर दिया है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज लगभग 8 घंटे चर्चा चली है, हर एक सदस्य को पूरा बोलने का अधिकार दिया गया। सत्ता पक्ष ने सारे विषयों को बहुत संवेदना के साथ सुना और उसके साथ साथ अभी जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार विपक्ष का रहा है जो वॉकआउट करके जा रहा है, गैर जिम्मेदाराना। और इसीलिए मैंने कहा कि इनको चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। They have got no respect for democracy. They have got no respect for parliamentary procedures. They have got no respect for parliamentary democracy. Whereas the ruling party, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, is always ready to have discussion on every topic under the sun. और ये बात आज फिर से चर्चात हुई है। मैं इनकी जो इन्होंने वॉकआउट किया है इसकी मैं निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं और इसके साथ साथ जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं ये सारे देश को देखना चाहिए और समझना चाहिए। Now, Dr. Jitendra Singh ji to reply to the discussion. Thank you, Chairman sir. Thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity Please. to respond. नहीं, आप बात कर लो जी, आप बात कर लो जी, आप बात कर लो जी, आप बात कर लो। वो कह रहा है कांग्रेस का उनका नहीं दे रहे ना जी, नहीं दे रहे। Out of the India bloc, I am talking about the India bloc. I corrected that India bloc, the India alliance, is an irresponsible opposition which they are working, and it is their irresponsible behavior which they have shown today. Thank you. Thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity to respond to this 7 to 8 hour long discussion and debate. Without being repetitive about what has already been said by me this morning, and considering the mood of the House, I will just like to add a few points which have been raised during the course of this protracted discussion. But before that, I would like to say that we brought in this bill with all the humility at our command, and I have taken a very keen note of each and every word said. As I said in the beginning itself, we do not stand on prestige. We had come here with a lot of expectation that we would be benefited by some healthy, constructive suggestions. But as the leader of House, Nadda ji, has already mentioned, it's unfortunate that many of the honorable members who were most vociferous
in raising objections have chosen to walk out when their issues or their points were to be responded. But I'm sure, having learned quite a bit from the Parliament, they must be watching me outside somewhere. And therefore, I will still not disappoint them. I have, before I pick up a few points that have been raised and which have some relevance also for others, this is an issue which touches every citizen of India. And I'm saying so because I heard some of the members say that I am a stakeholder, so I have a greater stake. Somebody said I am associated with education and therefore I have a stake. Somebody said I am a teacher. But the matter of fact is that this is an issue which has stake with every parent of this country, every family of this country, rather every citizen, because these young children are our huge, huge investment for what Prime Minister Modi describes as Viksit Bharat of 2047. And if just being associated with the education was a stake, then I think I am the greatest stakeholder, having been a medicine teacher for more than 25 years. But nevertheless, before I respond to some of those points, I would have no hesitation, and I say this with all the confidence at my command because we live in an evidence-based era, and each word that we say, because yesterday also there were some data mentioned which did not exist. Like, for example, it was said, and it was said today also, that 152 paper leaks, and yesterday it was said affecting 765 crore children. Now, I don't know where the source is. Unfortunately, today this number was also cited by the leader of opposition. So they have not been able to authenticate where they got from 152 leaks. And let's not forget, the entire population of the world today is around 800 crore. And therefore 765 crore being impacted, 765 crore children being impacted in India is not only hilarious, it's also unbelievable. But I think one of the greatest accomplishments as far as medical education is concerned under Prime Minister Modi after 2014 is that we have made a very earnest effort to liberate it from the management quota malaise and try to make the medical education more accessible. And what the honourable member who just now finished speaking was saying, that now instead of 7 we have 22 aims. From medical colleges 387 we have 844. The number of medical seats in undergraduate level increased from 51,300 to 1,39,000. PG seats from 31,000 to 86,300. And I think one of the greatest shortcomings was because of the shortage of the seats in the private sector, in the public sector, some of those who were aspiring to be doctors were constrained to go to the private sector and had to shell out huge amount of fortune, hard-earned fortune by their parents. And therefore, to an extent, this is also a democratization through accessibility and affordability of medical education. And this principle of democratization of education in general has been applied by Prime Minister Modi in the education sector in general as well. And I think the biggest game changer over the last decade has been NEP 2020, National Education Policy 2020, because it has liberated our adolescent children from the slavery of the subjects chosen by their parents or their guardians or their elders in class 12. For example, if a parent wanted his child to choose medical subjects in class 12 to become a doctor, and somehow the child could not make it, then what was the future course for him or her? He or she would become a prisoner of the subjects chosen. He had to do his graduation again, either biology or botany, then MSc again, PhD still. So the choice became narrower and narrower. And the child went on pursuing the same subjects, even though he did not have the preference of the aptitude. So this is an aptitudinal freedom which has happened with NEP 2020. It should have happened many years earlier. But I don't know what kind of vested interests were there behind it. Not only that, the number of universities over the last 12 years has gone up from 760 to 1,293. There has been 30% expansion
in the higher education in general as well, besides medical education. From 51,534 higher education institutions, we are today 64,896. There has been a special focus given. Mr. Kharge was repeatedly referring to education constraints faced by the weaker sections, the scheduled castes, the others. It is this government, for the first time, came out with the concept of Eklavya schools in tribal areas. Unfortunately, it was not mentioned throughout the discussion. So we have today, even today, we have 400 Eklavya schools across the country. Similarly, there was issues raised repeatedly about the opportunities of livelihood not being available. This government, not only, I'll come to that also, if you see the number of employment opportunities which were being referred by some of the members who have just walked out, the matter of fact is that between 2004 to 2014, the number of appointments made in the government jobs by the then UPA government was 7.22 lakh. This can be verified. Whereas in the next 10 years, because I'm being very equitable in comparison, the next 10 years from 2014 to 2024, it was 10.96 lakh. So there is 1.5 times increase in the number of appointments. The leader of opposition was also referring to lesser number of appointments being given to the scheduled castes in the government sector. Our data bears out. Backlog vacancies had not been filled. So backlog vacancies again pertain to OBC. Entire backlog has been completed. And I say this with confidence because the DOPT handles it. We made a fast track campaign and succeeded in doing so. Promotions had been stagnated. बड़ा दुखद कई बार ये दृश्य देखने को मिलता, जो सज्जन 35 साल के बाद उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाता. His colleagues would be giving him farewell and he would be moving out with a heavy heart from the same chair. We have given bulk promotions. We did that 4,000, 2,000, 6,000 and cleared all the stagnated promotions so that nobody could remain demotivated in the government service. But what is more important than that also is that we also try to create a culture and a mindset in this country that livelihood does not necessarily mean a sarkari naukri. And therefore came the startup movement. Prime Minister announced it from the ramparts of Red Fort in his Independence Day address of 2015, Startup India, Stand Up India. That time we just had about 350 to 400 startups in this country. Today we have around 240,000. We stand rank 3 in the world as far as our startup ecosystem is concerned. Not only that, we have also now produced startups in some of those sectors where this concept was almost unheard of. For example, the space sector. We simply had one-digit startups, single-digit startups. We have today close to 400, and just 2 weeks back, we got one unicorn, the Skyroot, which also received mention during the course of the debate. And Skyroot is our first startup having turned into a unicorn. Average age 28 years, and I think they deserve to be applauded because they also belong to Gen Z. We, as far as our PhDs are concerned, from rank 7 in 2014, we have risen to rank 3 in 2026. As far as patents are concerned, our youngsters have today successfully filed 1,09,557 patents. And what is notable over here is those who belong to the education sector, the science fields, would bear me out. कहा जाता था कि पेटेंट तो फाइल किया, लेकिन बाहर जाकर के हुआ. हर गोविंद खुराना बाहर गया तो Nobel Prize मिला. It's not so. Among the 60% of the patents registered and filed were Indian residents, resident Indians, यहीं पले बड़े, यहीं पैदा हुए. They got all their training over here and succeeded filing over here. Similarly, a good mention was also made about the National Research Foundation, which is founded by this government, giving special impetus to women. It is this government which launched the Women in Scientist scheme, the WISE scheme in 2018, Nidhi scheme, the Natural, which is the
national initiation for developing and harnessing innovation among students, beginning from class 9. Vigyan Jyoti for girl children, beginning from class 9. I can go on and on for the whole day. And that is what has changed the scenario. 15 years back, our youth were looking for the first opportunity to go out of India because they did not have enough opportunities. Today, many of them are looking forward to come back. And to honor their spirit, we have launched a program called Vaibhav program, where we arrange projects for them over here. And therefore, this government under Prime Minister Modi holds the youth of this country in the highest esteem, and actually their esteem across the world has gone up. Those who have seen the scenario 15 years ago and who have been familiar with this field will wear me out. Many of our children, when they went out, they were hesitant even to give their introduction as Indians. Today, if a child says that he or she is a youth says that he or she is from India, the rating in the employment market suddenly goes up, as was being mentioned by Sudhanshu also. Many of our top executives there are also from India. The other point, sir, what I wanted to make over here is that again and again, the mention was made that paper leak has happened, but will it solve the issue? Somehow, I think many of the members who are not over here now, have not read the title of the bill fully. No two words in English language mean the same. Not anywhere in this title of the bill is word paper leak mentioned. So it's not confined to paper leak at all, Chairman, sir. It is prevention of unfair means, PUM. That was the bill which I only had piloted in 2024, and the same bill is being amended today. And when you talk of unfair means, one of the components is leakage. And if you want me to elaborate, because I said, as a student of science, we've been taught not to speak without evidence. I'll just try to quickly read out. 1, leakage of question paper or answer key. That is 1 point. One of the components of the unfair means. 2, participating in collusion with others. 3, accessing or taking possession of question paper or OMR. 4, providing solution in one or more questions by any unauthorized person. 5, directly or indirectly assisting the candidate in any manner unauthorized. 6, tampering with answer sheets, including optical mark recognition response sheets. 7, altering the assessment except to correct a bona fide error. 8, willful violation of norms and standards set up by the central government. 9, tampering with any document necessary for shortlisting of candidates or finalizing merit or rank of a candidate. 10, deliberate violation of security measures to facilitate unfair means. 11, tampering with the computer network or computer resource or a computer system. 12, manipulation in setting arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates in facilitating adopting unfair means in examinations. 13, threatening the life, the liberty, or wrongfully restraining persons associated with the Public Examination Authority or the service provider or any other authorized agency of the government or of obstructing the conduct of a public examination. 14, creation of fake website to cheat otherwise or for monetary gain. And 16, conduct of fake examination, issue of fake admit card, and offer letters to a cheat or for monetary gain. So it's a huge spectrum of unfair means, right up to fake websites, fake admit cards, which none of the members have pointed out because it's gone beyond their imagination. So it's been a very diligently worked out bill. In fact, what I read is part of the bill, which only goes on to say that much has not been read, which would have satisfied many of the members. If you go for the reforms, as early as in 2014, in his Independence Day address, Prime Minister Modi called for abolition of interviews in government appointments. So that was the first major reform as far as our examination systems for recruitment and higher education admission were concerned. And therefore, there was a level playing field given. There were earlier complaints about a child getting 100 marks in written, being not given enough marks in interview in order to favor someone else by way of nepotism, favoritism, etc.
Modular online application portal has been introduced. Verification of number of attempts in civil services, other exams has been introduced. Face authentication has been introduced. Provisional answer keys are being provided by the UPSC and SSC. And candidate help desks are there. And very recently the UPSC has also. And this bill does not cover only NTA. It also covers, as I said in the morning, but I think I was not taken very seriously. It also covers UPSC, it also covers SSC, it also covers Railway Recruitment Board, and it also covers banking services. And therefore, the Pratibha Setu, we have been so sensitive. Many of those children or many of those youth who make up to the second step of the civil service examination, the final examination, but in the interview, by just a stroke of luck, they don't make it. They are as good as those who have already made it into IAS or IRS. For them, we last year set up Pratibha Setu so that they can be accessed by PSUs, private companies. Already 335 private companies have registered on this portal. The average time taken for the conduct of many of these recruitment agencies was earlier 9 months and 8 days, reduced to 8 months and 24 days as far as the SSC concerned. Cyber security concerns were raised. Already the measures has been taken. The CCTV cameras have been taken. If I go on and on, it will be taking long. But yes, I would have to mention about some of the members said that Radhakrishnan Committee has not been implemented. As I say, unfortunately, I think the bill has not been ready in full because, in spite of the fact that enough time was given by the chairman, by the chair, Radhakrishnan Committee recommended, as I said in the morning, 46 key recommendations. I said this in the morning, but I did not elaborate because I thought it was not necessary. Out of that, 76% have already been implemented. Now, for the satisfaction of those who still refuse to believe, the specific measures that have already been implemented include A. Aadhaar-based biometric authentication. B. AI-enabled face authentication. C. Multi-layer frisking. D. CCTV surveillance. E. Signal jammers. F. State and district coordination committees. G. Grievance reporting and redressal cell. And 9. The restructuring of NTA, which has already been initiated. Now, referring to some of the specifics that have been raised, the LOP in the morning was feeling hurt when I narrated the different. Yeah, I'll take another 5 minutes because because this is important because I'm sure I'm being watched somewhere. So the LOP in the morning mentioned that in. No, I see. I'm saying I'm being very specific. You are a good opposition leader. No, but I have been very specific in what I'm saying. That the paper leaks mentioned by me in my introductory remarks had selectively pointed out to some states. Not so, Sir Chairman. I picked up all the states and said no state has been untouched. Rather, those who have walked out have selectively missed out, referring to Punjab and Karnataka, which are the latest insults. Then 152 leaks I have already mentioned. And then there was also this mention of some of the, what the so-called, as he alleged, the brutality is unleashed on the children. Not so. There has not been any casualty reported. On the other hand, one of the members from this side rightly mentioned there was a firing on the sadhus in that cow agitation in 1966 outside Parliament, and in Assam during the student association, which lasted from 1979 to 1984, because repeatedly we were being, and when Congress was in power, the exact number of casualties I have searched out, it was 860. Mostly students. And when we are being repeatedly asked this question, I think they are asking from their own experience, because when Congress was in power, that was their approach. But not so under the Modi government. And that is why this is a party with difference. No, I will point what is important. I think I can enjoy that privilege at least. Now, that has been mentioned that there was some mention that NTA should be abolished or it should be. The point here again being missed is
that more number of these paper leaks have happened through state level agencies, the state public service commissions, through state service boards, and not necessarily through NTAs. Similarly, no, not at all. Who said that? Who said that? You are not understanding. That is why I am saying you didn't read the bill. And in fact, we are the initiation of the NTA improvement has already been taken over. The task force that I mentioned in the morning, headed by Mr. Nilekani, is actually tasked with this. And what I was going to say now is going to answer what you said. Some of the suggestions have been made, like referring to so-called coaching industry and how to bring more transparency, etc., etc. So I would like to mention over here that that is precisely the agenda for this for which this committee has been constituted. And these suggestions are welcome. These suggestions would be taken from any citizen of the country, all the stakeholders, and even from others. And therefore, in the end, so in the end, the issue is so vast and so serious, Chairman, sir, that it can't be left to government alone. The government is already doing its bit, it will continue to do. We call for cooperation from all sections of society, from individual citizens, for families, for even the parents of the children. We are open to receive the suggestions. We are proceeding with an open mind. And we are not only ready to walk the talk, we are in fact ready to walk an extra mile. Thank you, Chairman, sir. Now, the question is that public examinations, prevention of unfair means Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye.